Hello and welcome to How to Money with Shuja Qureshi. फ्राइडे 4 अप्रैल 2025 ग्लोबल मार्केट्स के लिए ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ क्योंकि उस दिन ना सिर्फ मेजर स्टॉक मार्केट्स बल्कि कमोडिटी मार्केट्स और क्रिप्टो करेंसीज में भी बड़ा ड्रॉप देखा गया। US stocks are tumbling for the second day. The Dow is already down. We saw the Dow Jones down more than 1,600 points. Hong Kong, that its stock exchange has closed down more than 13% today. लेकिन ये दिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए एक तारीखी दिन साबित हुआ जब KSE 100 इंडेक्स ने ट्रेडिंग के दौरान 1,20,600 के करीब हिस्टोरिक हाई टच किया। इस मौके पर ऑयल स्टॉक्स में सेलिंग शुरू हुई और दिन के इख्तिताम पर इंडेक्स 1,18,792 पॉइंट्स पर क्लोज हुआ और ये भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की रिकॉर्ड हाई क्लोजिंग थी। हफ्ता और इतवार की छुट्टी के बाद मंडे को मार्केट खुलते ही 3,000 पॉइंट्स नीचे चली गई और फिर इन्वेस्टर्स पैनिक में नजर आए। सेलिंग प्रेशर बढ़ता गया और इंडेक्स 5% नीचे चला गया। रूल्स के मुताबिक ट्रेडिंग 1 घंटे के लिए सस्पेंड की गई। जब ट्रेडिंग का दोबारा आगाज हुआ तो मजीद पैनिक सेलिंग होती हुई नजर आई और इंडेक्स 7.5% तक नीचे चला गया। और इस तरह मंडे अप्रैल 7, 2025 भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए एक तारीखी दिन साबित हुआ जब पॉइंट्स के लिहाज से एक दिन में इंडेक्स में सबसे ज्यादा कमी रिकॉर्ड की गई। ताहम इस मौके पर मार्केट में रिकवरी नजर आई और इंडेक्स 3.27% नीचे बंद हुआ। तो सवाल ये है कि ऐसी क्या बात हुई कि एक दिन इंडेक्स ने रिकॉर्ड हाई बनाया और अगले ट्रेडिंग सेशन में रिकॉर्ड नंबर ऑफ पॉइंट्स नीचे। मैंने अभी ये मेंशन किया था कि फ्राइडे को जब मार्केट रिकॉर्ड हाई पर थी तो ऑयल स्टॉक्स में सेलिंग हो रही थी और ऑयल स्टॉक्स का KSE 100 इंडेक्स में वेट काफी ज्यादा है जिसकी वजह से उस दिन के तमाम गेन्स इरेज हुए। अब सवाल ये है कि ऑयल स्टॉक्स में सेलिंग क्यों हो रही थी? जिस दिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड हाई बना रही थी उस दिन ग्लोबल मार्केट्स क्रैश हो रही थी। इनफैक्ट ना सिर्फ ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स बल्कि कमोडिटी मार्केट्स भी एक दिन पहले से ही तेजी से नीचे आ रही थी और विद इन 24 आवर्स क्रूड ऑयल प्राइसेस तकरीबन 13% तक ड्रॉप हो गई और यही वजह थी ऑयल स्टॉक्स में सेलिंग की। अब सवाल ये है कि ग्लोबल मार्केट्स में किस चीज का पैनिक था? इसका रीजन था अमेरिका का अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स पर इंपोर्ट टैरिफ्स आयद करना। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। नाउ चाइना के साथ अमेरिका के ट्रेड इश्यूज काफी सालों से चल रहे थे और चाइना पर टैरिफ बढ़ा दिया गया जिसके बाद चाइना ने भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ्स बढ़ा दिए। चाइना के अलावा अमेरिका ने यूरोपियन कंट्रीज और कुछ एशियन कंट्रीज जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है पर टैरिफ आयद किए। इन टैरिफ्स के बाद ग्लोबल ट्रेड वॉर और रिसेशन के फेयर्स बढ़ गए और यही वजह थी कि ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स क्रैश करने लगी और इसका असर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर भी पड़ा। 3 ट्रेडिंग सेशंस की शदीद मंदी और पैनिक सेलिंग के बाद मार्केट्स में कुछ रिकवरी नजर आ रही थी लेकिन एक दफा फिर अमेरिका ने चाइना पर इंपोर्ट टैरिफ्स मजीद बढ़ाकर 104% कर दिए और एक दफा फिर तमाम ग्लोबल मार्केट्स ड्रॉप होना शुरू हो गई। कुछ कंट्रीज ने ट्रेड डील्स के लिए मुज़ाकरात भी शुरू कर दिए हैं ताहम अब तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज अ टैरिफ। इन दिस केस टैरिफ इज बेसिकली अ टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स। सो जब भी इंपोर्टेड चीज़ों पर टैक्स लगाया या बढ़ाया जाता है तो उन चीज़ों की प्राइसेस कंज्यूमर के लिए बढ़ जाती हैं। प्राइसेस बढ़ने की वजह से लोग वो चीज़ें खरीदना कम कर देते हैं या अगर सस्ते ऑप्शंस अवेलेबल हों तो फिर लोग सस्ते ऑप्शंस पर शिफ्ट हो जाते हैं। इससे डिमांड में कमी होती है और उन चीज़ों की सेल्स कम हो जाती हैं। कम डिमांड की वजह से प्रोडक्शन भी मुतासर होती है और कंपनीज के प्रॉफिट्स भी कम हो जाते हैं और इसका असर पूरी इंडस्ट्री पे पड़ता है। अगर एक कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए दूसरी कंपनी से रॉ मटेरियल हासिल करती है तब उससे भी कम रॉ मटेरियल लेगी और उस कंपनी की सेल्स और प्रोडक्शन कम हो जाएगी और इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है और फिर कंपनीज अपनी लेबर फोर्स कम करने लग जाती हैं यानी जॉब कट्स। And this leads to a recession. So what is a recession? A recession is a period when the economy of a country is doing badly. यानी import tariffs की वजह से महंगाई की वजह से लो डिमांड और लो प्रोडक्शन एंड जॉब लॉसेस और इसी ग्लोबल रिसेशन के डर से मार्केट्स क्रैश हो रही हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत कम ऐसा होता है कि मार्केट्स में इतनी मंदी बगैर सिग्नल्स या साइंस के आ जाए। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन टैरिफ्स के ऐलान से पहले चाइना, कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ्स आयद कर चुके थे और मजीद टैरिफ्स की वार्निंग्स भी दी थी लेकिन मार्केट्स ने इन वार्निंग्स को इग्नोर किया और जब ब्रॉडर टैरिफ्स का ऐलान हुआ तो एकदम से पैनिक सेलिंग शुरू हो गई। सो द लेसन इज कि वार्निंग साइंस एंड सिग्नल्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसे मौकों पर अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करके अपनी कैश होल्डिंग को बढ़ा लेना चाहिए। सो लेट्स लुक एट द 7 रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग। रूल नंबर 1, थिंक लॉन्ग टर्म। जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो ये रूल याद रखना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट इज फॉर द लॉन्ग टर्म।
जेरेमी सीगल, जो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, प्रोफेसर और ऑथर हैं, उनकी एक किताब का टाइटल ही ये है, स्टॉक्स फॉर द लॉन्ग रन। एक अच्छा इन्वेस्टर वो होता है जो शॉर्ट टर्म के बजाय अपनी नजरें लॉन्ग टर्म पर रखता है। द बेस्ट इन्वेस्टर्स लुक बियॉन्ड शॉर्ट टर्म डिस्ट्रेस एंड कीप देयर आइज ऑन द लॉन्ग टर्म होराइजन। ताहम इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि अगर किसी कंपनी के फंडामेंटल्स ही नेगेटिव हो जाएं तब भी आप उसको ना बेचें। Which brings us to rule number 2. Rule number 2 is good companies make good investments. गुड कंपनीज से मुराद ऐसी कंपनीज हैं जिनकी कोई यूनिक एडवांटेज हो और उनकी फ्यूचर सेल्स और अर्निंग्स ग्रोथ इंटैक्ट हो, और इसके साथ साथ वो अपने शेयर होल्डर्स को रेगुलरली डिविडेंड्स भी पे करती हों। अगर आपने ऐसी कंपनीज के शेयर्स अच्छी प्राइस में खरीदे होंगे तो आपका पोर्टफोलियो हाई क्वालिटी होगा और लेस रिस्की भी, और आपको इस इन्वेस्टमेंट का अच्छा रिटर्न हासिल होगा। रूल नंबर 3, बाय विद अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका मतलब है बाइंग एन इन्वेस्टमेंट एट लेस देन इट्स वैल्यू। ऐसी किसी इन्वेस्टमेंट को आइडेंटिफाई करना भी आम इन्वेस्टर्स के लिए आसान नहीं होता, और इसके लिए वो अपने ब्रोकर्स पर रिलाई कर रहे होते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि असेसमेंट सही साबित नहीं होती, और इस केस में अगर आपको शेयर्स बेचने हो तो आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। रूल नंबर 4, डू योर ओन होमवर्क एंड ओन व्हाट यू नो। जैसा कि मैंने अभी कहा कि बहुत से इन्वेस्टर्स या तो अपने ब्रोकर्स या किसी व्हाट्सएप ग्रुप या कोई वीडियो देकर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। इन ग्रुप्स या वीडियो कुछ अरसे असेस करें और फिर उनको फॉलो करें। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स खुद भी कंपनी को एनालाइज करना सीखते हैं, और इससे भी उनको एक कंफर्ट होता है अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में। रूल नंबर 5, डोंट फॉलो द हर्ड, स्टे काम एंड रैशनल। मोस्ट पीपल पुटिंग मनी इन द स्टॉक मार्केट टेंड टू फॉलो द हर्ड। दे बाय व्हेन अदर्स आर बाइंग एंड सेल व्हेन अदर्स आर सेलिंग। लेकिन बेस्ट इन्वेस्टर्स वही हैं जो हर्ट को फॉलो करने के बजाय नॉलेज बेस्ड डिसीजन से इन्वेस्ट करते हों। दे स्टे काम व्हेन अदर्स आर पैनिकिंग, और जब हर कोई बाय कर रहा होता है और एक बबल बन रहा होता है तो वो साइडलाइन पर होते हैं। वॉरेन बफेट ने ऐसे मौके के लिए ही कहा था कि बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। रूल नंबर 6, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट बट डोंट हैव टू मेनी बास्केट्स। डाइवर्सिफिकेशन एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, ताहम ओवर डाइवर्सिफिकेशन अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा स्टॉक्स होंगे तो उन सब कंपनीज की फाइनेंशियल प्रोग्रेस को फॉलो करना भी मुश्किल होगा, लिहाजा डाइवर्सिफिकेशन को लिमिट करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रूल नंबर 7, नेवर स्टॉप लर्निंग। डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंट एंड स्टॉप लर्निंग। There will be new companies and new investment opportunities that you would want to learn about. So keep learning. सक्सेसफुल इन्वेस्टर से सीखें, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी गलतियों से सीखें। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। तो इन 7 रूल्स को अच्छी तरह जहन नशीन कर लें, बल्कि इनको प्रिंट करके अपनी डेस्क पर अपनी नज़रों के सामने रख लें, क्योंकि मार्केट जब तेज़ी से मूव कर रही होती हैं तो कुदरती तौर पर भी एक रिएक्शन फॉर्म होने लगता है। सो स्टे काम एंड ऑलवेज मेक रैशनल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। टेक केयर, खुदा हाफिज़।